हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी। मैं फिर से आज हाजिर हूँ आपके सामने में सुबह सुबह एक नया टॉपिक लेकर के, वो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। डेट इज इथेन के कन्फर्मेशंस के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर आईआईटी जैम, गेट, एक्सेल, लाइफ साइंस में जो केमिस्ट्री आती है उन बच्चों के लिए, और उन बच्चों के लिए भी है जो क्लास 11-12 में पढ़ रहे हैं और नीट की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इन तीनों का सिलेबस आपका क्लास 11, क्लास 12 एनसीईआरटी केमिस्ट्री ही सिलेबस है। उससे ज़्यादा कोई सिलेबस नहीं है। जो सवाल यहाँ पूछा गया है आईआईटी जैम गेट में, हो सकता है कभी ना कभी ये सवाल उनके पेपर में भी पूछा जा सकता है, क्योंकि सिलेबस सेम है। ठीक है गाइज, सभी को गुड मॉर्निंग। चलिए सभी लोग पेन कलम लेकर बैठ जाइए, मेरे साथ आज पढ़िए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इथेन का कंफर्मेशन। स्टार्ट करते हैं गाइज। चलिए देखिए गाइज, आज हम क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको मैं बताऊंगा कंफर्मेशन क्या है। व्हाट इज कंफर्मेशन, पहले यही समझ लेते भैया। अरे कंफर्मेशन समझोगे तब तो आगे पढ़ेंगे कि क्या क्या है अल्केन का कंफर्मर, इथेन का कंफर्मर। पहले कंफर्मेशन समझ लो भाई, फिर इथेन का कंफर्मेशन। क्योंकि इथेन क्या है, अल्केन है, बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के अल्केन होते हैं, उन सबका अलग अलग कंफर्मेशन है। तो इथेन का पढ़ेंगे। ठीक, फिर हम लोग न्यूमेंस प्रोजेक्शन एक फॉर्मूला है जिसके तहत इथेन को समझने के लिए लोगों ने इस फॉर्मूला को यूज करके क्या किया, लोगों ने इस फॉर्मूला को यूज करके इथेन के कन्फर्मर को ड्रॉ किया, पेपर पर खींचा उसके स्ट्रक्चर को, ताकि उसके कन्फर्मर को और डिटेल में समझ सके। आई बात समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। अब जो कन्फर्मर आप पढ़ेंगे इथेन का, उसकी स्टेबिलिटी क्या है, कौन ज्यादा स्टेबल है, कौन कम स्टेबल है, इस बात पर भी चर्चा किया जाएगा। लास्ट में उन इथेन के कन्फर्मर का एनर्जी प्रोफाइल पढ़ेंगे। ठीक है, आगे बताएंगे एनर्जी और स्टेबिलिटी में क्या अंतर होता है। फिर हम लेंगे गेट 2020 में इथेन के कन्फर्मर से एक क्वेश्चन पूछा था, और उस क्वेश्चन को आपसे बनवाएंगे, आपसे ही क्वेश्चन बनवाएंगे थ्रू द कंसेप्ट जो हम आपको सिखाए होंगे अभी तक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कन्फर्मर क्या है, कहता क्या है कन्फर्मर कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के अलोंग रोटेशन, कार्बन कार्बन, ये मान लीजिए कार्बन है, ये कार्बन है, ठीक है, इसके मान लीजिए इस पर ग्रुप ए है, इस पर ग्रुप बी है, तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के अलोंग जब रोटेशन कराओगे तो ऐसे मान लो, ये समझो ये आपका ये कार्बन है, ये कार्बन है और ये बॉन्ड है। ठीक है बेटा, ये उंगली उंगली मान लो आपका इस पर ग्रुप अटैच है, तो ये ग्रुप इस पर अटैच है। अब रोटेट करो, देखो जैसे जैसे आप रोटेट करोगे ना तो क्या होगा, इस उंगली का इस कार्बन के चारों तरफ जो स्पेस है उसमें बहुत सारे आपके पोजीशन मिल जाएंगे, इसी को ना कन्फर्मर कहते हैं। तो इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ पोजीशन मिलेगा एटम का, जिसको कन्फर्मर कहते हैं। आई बात समझ में? चलो देखते हैं, यही बात यहाँ कहा गया है टेक्स्ट में कि सी और ए को ले लो, इस कार्बन के अलोंग रोटेट करो, यू विल गेट लोट अमाउंट ऑफ कंफर्मेशन। अब कहता क्या है कि इसमें से जो आप स्पेसिफिक कंफर्मेशन निकालेंगे, जो मेंबर होगा उस कंफर्मेशन का, प्रत्येक मेंबर, उसको कहते हैं कंफर्मर कहते हैं। क्या कहते हैं? कंफर्मर कहते हैं। ठीक है बेटा, अब देखिए क्योंकि हम इथेन के कंफर्मेशन की बात कर रहे हैं बेटा, तो कार्बन कार्बन बॉन्ड के अलोंग जब आप रोटेशन करोगे, जैसे आप रोटेशन ऐसे ऐसे रोटेशन कर रहे हो तो क्या होगा, इसमें दो एक्सट्रीम कन्फर्मर बनेंगे। एक है स्टैगर्ड कन्फर्मर जो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, दूसरा है एक्लिप्स्ड कन्फर्मर जो लिस्ट स्टेबल होता है। तो एक लिस्ट स्टेबल कन्फर्मर, एक है एक्सट्रीम लेवल का कन्फर्मर, स्टेबल कन्फर्मर। इस दोनों के बीच में बहुत सारे कन्फर्मर मिलेंगे आपको। ये सभी इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये टेम्पो रेडली बनते हैं, तुरंत बनते खत्म हो जाते हैं, क्योंकि इनकी स्टेबिलिटी नहीं होती है। ठीक है बेटा, आई समझ में बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए वही बात लिखा है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ कन्फर्मर होते हैं दो एक्सट्रीम कन्फर्मर के बीच में। ठीक, ये सभी जो कंपाउंड है ये
3 डायमेंशनल होते हैं, और 3 डायमेंशनल ही, 3 डायमेंशन का मतलब, और ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, तो ये हो गया जेड एक्सिस, यही 3 डायमेंशन होता है बेटा। ठीक, तो क्या होगा, तो क्योंकि, हाँ एक बात और इसमें इंपॉर्टेंट है, ये कन्फर्म आपस में इंटर कन्वर्ट होते हैं। जैसे कि ये ऐसे था, इससे मैंने ये बनाया, फिर ये बनाया, फिर ये बनाया, तो ये आपस में इंटर कन्वर्ट होता है, एक दूसरे में बदलेगा, दूसरा फिर पहले में बदलेगा। इस कारण से इन कन्फर्मर को एक दूसरे से सेपरेट करना मुश्किल हो जाता है। आई बात समझ में बेटा? मेरी बात को ध्यान देते रहना और स्क्रीन पे देखते रहना जो मैं क्या कह रहा हूँ, मेरे हाथों को जेस्चर से पकड़ना जो समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, आया समझ में बेटा? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, मैंने चूंकि ये लेक्चर इथेन पर है, तो मैंने क्या किया, इथेन का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया बेटा आपके सामने। देखिए, कार्बन कार्बन, 3 हाइड्रोजन यहाँ, 3 हाइड्रोजन यहाँ। अब देखो कि अब इससे हम स्टैगर्ड और एक्लिप्स्ड कन्फर्मर कैसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो इससे बहुत सारे कन्फर्मेशन होते हैं। तो इन कन्फर्मेशन को ड्रॉ करने के लिए एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम है न्यूमैन साइंटिस्ट। आगे उसके बारे में चर्चा कर लेंगे, बट यहीं पर थोड़ा सा देखते हैं। इस न्यूमैन साइंटिस्ट ने क्या किया कि इस इथेन के कन्फर्मर को पढ़ा, और ये दो कन्फर्मर इन्होंने बना करके दे दिया। एक को कहते हैं स्टैगर्ड, दूसरे को कहते हैं एक्लिप्स्ड। अभी समझ लोगे स्टैगर्ड किसको कहते हैं, एक्लिप्स्ड किसको कहते हैं। ठीक है, पहले ये समझ लो। देखो, ऐसे मान लो, ये देखो, ये कार्बन है। ठीक है, अगर आप ऐसा करके आप इस कार्बन को यहाँ देखो, जब इस कार्बन को देखोगे तो क्या होगा, ये पीछे वाला कार्बन छुप जाएगा, छुपेगा नहीं छुपेगा, ये कार्बन सिर्फ दिखाई देगा। तो ये कार्बन दिखाई दे रहा है, तो ये कार्बन सिर्फ डॉट है, इसको डॉट समझ लो। इस डॉट पर 3 लाइन ऐसे खींचा हुआ है, क्योंकि 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, चौथा बॉन्ड तो ये हो गया। वही दिखाया, वही ना ये दिखा रहा है, वही नहीं दिखा, सॉरी, वही ना ये दिखा रहा है, फ्रंट व्यू दिखा रहा है। ये एक पॉइंट हो गया, 3 लाइन खींची गई है। आई बात समझ में? अब देखो, क्योंकि ये कार्बन यहाँ से देखने पर ये कार्बन छुप जाता है, छुप जाता है, तो छुपने की वजह से क्या हुआ, ये गोला दिखाई देगा, राउंड राउंड दिखाई देगा। इस राउंड पर 3 ऐसे डंडा होंगे। ठीक है, तो वही ना डंडा यहाँ दिखाया गया है बेटा, जिसको बॉटम व्यू कहते हो। ये टॉप व्यू जहां से आप देख रहे हो, और ये बॉटम व्यू जिसको आप दिख नहीं पा रहा है। ठीक है, तो बॉटम व्यू को इस तरह सर्किल करके 3 लाइन, और टॉप व्यू को इस तरह एक डॉट करके 3 लाइन। ये डॉट कार्बन बताता है, कार्बन। इस कार्बन से 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड। ये सर्किल भी कार्बन बताएगा, इससे 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड। ये तरीका है न्यूमेंस का लिखने का। ठीक है बेटा, अब देखो, तो हमने क्या किया, टॉप, ये इस टॉप पर देखा, एक हाइड्रोजन ऊपर, एक इधर कर दिया। बैक वाला हम देख नहीं पाएंगे, तो राउंड कर दिया, उस पर ये 3 हाइड्रोजन चिपका दिया। ठीक, अब देखो, अब ध्यान से देखना, अब चीजों को आप ध्यान से देखो, चीजों को देखो। ऊपर एक हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन। अब देखो क्या, इस हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन के बीच में क्या है, 60 डिग्री का एंगल बना हुआ है। ठीक है बेटे, तो जब भी इसके बीच में 60 डिग्री का एंगल हो, तो इसको कहते हैं स्टैगर्ड कॉन्फर्मेशंस कहते हैं। इस स्टैगर्ड कॉन्फर्मेशन में 2 कॉन्फर्मेशंस आता है, एक है गॉशे और दूसरा है एंटी। ठीक है, अब देखो, ये हाइड्रोजन, इस इथेन में क्या है, सारे के सारे एटम क्या है, आइडेंटिकल है, सभी हाइड्रोजन ही है। इसमें गॉशे और एंटी डिफरेंशिएट करना मुश्किल है। आगे हम बताएंगे कि गॉशे एंटी होता क्या है। ठीक है, अब देखो, जैसे ही आपने इस हाइड्रोजन को पकड़ा और 60 डिग्री से घुमा दिया, तो क्या होगा, ये पॉइंट पकड़ के नचा दिया, मतलब इसको पकड़ा, इसको नचा दिया। जैसे 60 डिग्री से घुमाओगे तो क्या होगा, होगा क्या कि यह हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन के काफी करीब आ जाता है। देखा, काफी करीब है ना। अब इस हाइड्रोजन इसके बीच में कितना एंगल है, 0 डिग्री का एंगल है। तो जब भी 2 ऐसे ग्रुप के बीच में 0 डिग्री का एंगल हो, तो वह एक्लिप्स्ड कॉन्फर्मेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, एक्लिप्स्ड कॉन्फर्मेशन कहलाता है। आई बात समझ में बेटा? और जब 60 डिग्री का एंगल हो, तो गॉशे भी हो सकता है, एंटी भी हो सकता है। अभी समझाएंगे गॉस एंटी क्या है। ठीक है, चलिए यहां तक सबको समझ में आ गया बेटा? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वही बात जो मैं कह रहा था कि न्यूमन्स ने कैसे इस फॉर्मूला लिखा, वही बात लिखा हुआ है।
कि वे कार्बन कार्बन के बॉन्ड के अलोंग देख रहे हैं। जो फ्रंट कार्बन है उसको डॉट डॉट से दिखा दिया और 3 लाइन उसके 3 बॉन्ड खींच दिया। जो बैक कार्बन था वो दिख नहीं रहा था तो सर्किल से दिखा दिया, उस पर 3 लाइन खींच दिया। आई बात समझ में बेटा? वही 3 लाइन खींचा, 3 बॉन्ड दिख गया। क्लियर हो गया सबको? आगे हम बढ़े, इजाजत है आपकी? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जब हमने इथेन के कन्फर्मर खींच लिया, 2 कन्फर्मर होता है इथेन का, स्टैगर्ड एंड इक्लिप्स, इसी में एंटी भी है गॉसे भी है। अब यहाँ समझ लो, बहुत हम कह रहे हैं एंटी गॉसे समझ लो। देखो ये कार्बन कार्बन, इस पर जो ये इथेन है, इस पर जो आपका क्या कहते हैं, इस पर जो आपका हाइड्रोजन है, ये सारे के सारे क्या आइडेंटिकल है। मान लेते हैं कि इस पर हम एक, इस पर ये हाइड्रोजन हटा देते हैं, यहाँ पे एक CH3 ग्रुप को जोड़ देते हैं, मिथाइल ग्रुप को जोड़ देते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी ये हटा देते हैं, यहाँ मिथाइल ग्रुप जोड़ देते हैं, ठीक है। अब देखो क्या होगा, अब जब बनाओगे कन्फर्मर तो ये कन्फर्मर ऐसे दिखाई देगा। देखो यहाँ हाइड्रोजन होगा, एक मिथाइल होगा, दूसरा हाइड्रोजन होगा, इस पर भी एक हाइड्रोजन और एक मिथाइल होगा। यहाँ तक क्लियर समझ में आ रहा है? अब देखो क्या है, एंटी और गॉसे वहीं जनरेट होता है जहां पर जिस कंपाउंड में आपका जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, उस कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के अलोंग में नॉन आइडेंटिकल एटम जुड़े हुए हैं। यहाँ सभी हाइड्रोजन था, इसको मैंने इसको मिथाइल कर दो, इसको मिथाइल कर दो, तो क्या है देखो, तो जब नॉन आइडेंटिकल ग्रुप आएंगे तो उसमें जो सबसे बल्की ग्रुप होगा, जो सबसे बड़ा ग्रुप होगा, अगर दोनों बड़ा ग्रुप जो 2 कार्बन पर अटैच है, बैक वाले कार्बन पर ये अटैच है, ठीक, अब फ्रंट कार्बन पर ये अटैच है, तो अगर दोनों कार्बन पर इस पर जो अटैच है, मान लीजिए मिथाइल ग्रुप यहाँ है, इधर एक मिथाइल ग्रुप इधर है, तो दोनों कार्बन पर अटैच मिथाइल ग्रुप अगर अपोजिट डायरेक्शन में है, एक इधर है एक इधर है, तो क्या कहेंगे, इसको एंटी कहेंगे। क्या कहेंगे? एंटी। मतलब अगर ऐसे कर दे, यहाँ मिथाइल हो जाए और यहाँ मिथाइल हो जाए, ये क्या हो गया, ये एंटी फॉर्म हो गया। क्या होगा? एंटी। अब देखो एंटी जब हो गया तो ये देखो आपका, मैं दिखाता हूं, चलो इसी को ले लेते हैं, ले करके यहाँ हाइड्रोजन यहाँ मिथाइल कर देते हैं, ठीक है बेटे। और क्या करते हैं, यहाँ भी मिथाइल कर देते हैं, यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ हाइड्रोजन, ठीक। अब देखो ये दोनों मिथाइल ग्रुप 2 डिफरेंट कार्बन बताए, काफी अपोजिट थे दिशा में। अब देखो ये मिथाइल ग्रुप और ये मिथाइल ग्रुप एक दूसरे के काफी करीब आ गए हैं, तब क्या कहेंगे? गॉसे फॉर्म कहेंगे। क्या कहेंगे? गॉसे फॉर्म कहेंगे। आशा करता हूं सारे बच्चे समझ गए होंगे कि कब कब गॉसे बनता है और कब आपका एंटी बनता है, ठीक है। मैं इसको हटा देता हूं ताकि आपको मैं स्टेबिलिटी समझा पाऊँ, ठीक। चलिए 1 मिनट समय दीजिए, मैं हटाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं हटा देता हूँ, 1 मिनट समय दीजिए मुझे, बस 1 मिनट समय दीजिए, 1 मिनट का समय दीजिए बस, ठीक है बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए क्या है, स्टैगर्ड एक्लिप्स से ज्यादा स्टेबल। ऐसा क्यों? ध्यान से देखो, देखो ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन है, बैक का ये कार्बन और ये हाइड्रोजन, तो ये CH बॉन्ड है, ये भी CH बॉन्ड है, इसके बीच में 60 डिग्री का एंगल है और दोनों काफी एक दूसरे से दूर है। जैसे इनको काफी करीब लाते हो एक्लिप्स के फॉर्म में, देखो CH बॉन्ड है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स होता है, इसके बैक में भी CH बॉन्ड है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स है। इन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में क्या है? टोर्सनल स्ट्रेन है। टोर्सनल स्ट्रेन है मतलब ये CH ये CH दोनों काफी करीब है, तो क्या होगा? काफी करीब होने पर एक दूसरे को धक्का मारेंगे कि तुम हटो यहाँ से, हटो। जब धक्का मारेंगे तो कुछ एनर्जी मॉलिक्यूल में डाल दिया जाता है, तो अगर मॉलिक्यूल के पास एनर्जी ज्यादा हो जाएगा उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है। इसी वजह से क्योंकि स्टैगर्ड में कहीं भी CH के बीच में रिपल्सन नहीं है, क्योंकि इनके बीच में अच्छा खासा गैप बना हुआ है।
इसलिए ये ज़्यादा स्टेबल है, और इनके बीच में रिपल्सन हो रहा है, टॉर्सनल स्ट्रेन हो रही है, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है। आई बात सबको समझ में? ठीक है बेटा। उसी तरह एंटी की बात करोगे तो एक ग्रुप ऊपर है, एक ग्रुप नीचे है। गौशे की बात करते हैं तो एक ग्रुप यहाँ, एक ग्रुप यहीं पर है, तो गौशे में काफी करीब है दोनों बड़े बड़े ग्रुप, तो यहाँ रिपल्सन ज्यादा होगा, तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। यहाँ क्या है गौशे में, सॉरी एंटी में, कि दोनों ग्रुप अपोजिट है, तो यहाँ पर रिपल्सन नहीं है, तो एंटी ज्यादा स्टेबल है गौशे से, किसमें? स्टैगर्ड फॉर्म में, और ओवरऑल स्टैगर्ड फॉर्म एक्लिप्स से ज्यादा स्टेबल है। आशा करता हूं इस एक्सप्लेनेशन आपके दिमाग में घुस गया होगा, कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ मैंने केस ले लिया है। केस क्या है कि अभी तक जो आपने देखा है इथेन में क्या था कि सारे के सारे ग्रुप हाइड्रोजन थे। अब मान लो ऐसा हो कि यहाँ हाइड्रोजन छोड़ दिया, यहाँ ले लिया फ्लोरीन, यहाँ हाइड्रोजन छोड़ दिया, हाइड्रोजन यहाँ ले लिया फ्लोरीन, यानी हमने सब्स्टिट्यूटेड इथेन लिया है बेटा। इथेन में इस कार्बन का एक हाइड्रोजन निकाल के दूसरा ग्रुप डाल दिया, मतलब कि हमने हाइड्रोजन को हटाया और एक ग्रुप दूसरा डाल दिया जो नॉन आइडेंटिकल, इसी को कहते हैं सब्स्टिट्यूटेड इथेन। अगर सब्स्टिट्यूटेड इथेन की बात करें तो यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आती है, और यहाँ पर कुछ अनयूजुअल स्टेबिलिटी भी मिलती है। इसी बात को समझाते हैं अभी। देखिए यहाँ एक इफेक्ट आता है, गॉसे इफेक्ट आता है। गॉसे इफेक्ट कहता क्या है, देख लो, मैं यही से समझाता हूँ। गॉसे इफेक्ट देखो क्या है, ये टॉप कार्बन है, ये बैक कार्बन है। टॉप कार्बन पर फ्लोरीन यहाँ पर है, बैक कार्बन पर फ्लोरीन यहाँ पर है। गॉसे इफेक्ट कहता है कि अगर फ्रंट और बैक कार्बन पर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अगर वहां है, जैसे कि ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, फ्लोरीन है, तो इनके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी ज्यादा हाई है, मतलब इनके पास टेंडेंसी है कि इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच के रखे। तो जब भी ऐसे दो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम काफी करीब आते हैं तो इनके बीच में अट्रैक्शन हो जाता है। छोटे ग्रुप अट्रैक्शन करते हैं, बड़े ग्रुप धक्का मार कर निकाल देंगे, तो छोटे ग्रुप अट्रैक्शन करते हैं, इनसे इनकी स्टेबिलिटी और बढ़ जाती है। तो यहाँ पर इस गॉशे का स्टेबिलिटी ज्यादा हो गया, ये एंटी फॉर्म है क्योंकि दोनों ग्रुप अपोजिट है, ये ज्यादा स्टेबल होना चाहिए था, लेकिन बात को समझ पा रहे होंगे ना आप लोग, लेकिन ये गॉशे है, तो गॉशे में दोनों फ्लोरीन काफी करीब है एक दूसरे के, इसलिए यहाँ पर दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा है, तो आपस में ये अट्रैक्ट करेंगे और उसकी स्टेबिलिटी बढ़ा देंगे। तो ये ज्यादा स्टेबल है, ये ज्यादा स्टेबल है इससे। ठीक है, दूसरा एक मॉलिक्यूल लेते हैं, इथिलीन ग्लाइकोल। इसमें केस है, ये केस था 1,2 डाइफ्लोरोइथेन का। दूसरा केस होता है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर दो ग्रुप, एक हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सेप्टर है और दूसरा हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर है, जैसे यहाँ देखिए ओ पर एच लगा हुआ है, ओ पर एच लगा है, ये एक्सेप्टर भी हो सकता है, डोनर भी हो सकता है हाइड्रोजन बॉन्ड का, काफी करीब है, तो क्या होगा, ये हाइड्रोजन हटा के ऐसे लिख दो, तो ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, और हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की वजह से क्या होगा, ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, इससे स्टेबल ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड ने इसको लॉक कर दिया इसी फॉर्म में, अभी इस फॉर्म में जाने की कोशिश ही नहीं करेगा। क्लियर हो गया? आया सबको समझ में? आई बात समझ में मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ठीक है, तो गॉस ज्यादा स्टेबल है इथिलीन ग्लाइकोल्स का, किसके रेस्पेक्ट में, एंटी के रेस्पेक्ट में। आगे हम बढ़ते हैं, ये रहा एनर्जी प्रोफाइल। देखो एक्लिप्स बताया था, इसमें टॉर्सनल स्ट्रेन है, लिस्ट स्टेबल होता है, तो जो सबसे कम स्टेबल होता है उसके पास पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगा, तो वह एनर्जी स्केल में ऊपर चला जाएगा। तो हमने वाई एक्सिस पर पोटेंशियल एनर्जी कर्व पोटेंशियल एनर्जी का खींचा है लाइन, एक्स एक्सिस पे खींचा है रोटेशन, डिग्री ऑफ रोटेशन अलोंग सीसी बॉन्ड। 0 डिग्री है इनके बीच में, 0 डिग्री है। एक्लिप्स लिस्ट स्टेबल ऊपर चला गया। अब इनको 60 डिग्री से घुमाओ तो ये मिल जाएगा 60 डिग्री से, तो स्टेबिलिटी इसका ज्यादा, स्टैगर्ड का नीचे जाएगा। फिर 60 डिग्री, फिर यहाँ पर 60 डिग्री से रोटेट करो, ये मिलेगा एक्लिप्स, फिर ऊपर चलेगा। फिर इनको 60 डिग्री से घुमाओ, एंटी बन गया। फिर 60 से घुमाओ, एक्लिप्स बन गया। फिर 60 डिग्री से घुमाओ, एंटी सॉरी गॉस है, फिर 60 डिग्री से घुमाओ, यानी आपका एक्लिप्स बन गया। मतलब इनके बीच में 0 डिग्री, हमेशा ये है, ये एंगल ये 60 डिग्री होता है।
ये भी 60 डिग्री है, 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 ये भी 60 डिग्री है। तो 1 2 3 4 5 6 छछा 36, यानी 360 डिग्री का रोटेशन कार्बन कार्बन के इस कार्बन कार्बन के बॉन्ड में 360 डिग्री का जो रोटेशन आपने किया, तो ये सभी कन्फर्मर बन के तैयार हो गया। इनका एनर्जी स्केल पर डाल दिया गया है, क्योंकि अभी जब ये पूछ दिए कि इथेन का पूछ दिए, सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड का स्टेबिलिटी पूछे हैं, तो कल को हो सकता है कि ये इस एनर्जी डायग्राम को भी पूछ सकते हैं। आशा करता हूँ सबको ये बात समझ में आ गई होगी। इसी के साथ चलते हैं गेट 2020 का पूछा हुआ सवाल। बड़ा आसान सवाल है। क्वेश्चन कहता है कि 1,2 डाइफ्लोरोइथेन और इथिलीन ग्लाइकोल दोनों का सीसी बॉन्ड के अलोंग रोटेशन करके न्यूमन प्रोजेक्शन लिखा गया। तो ये इथिलीन ग्लाइकोल का न्यूमन प्रोजेक्शन है, ये 1,2 डाइफ्लोरोइथेन का है। इसी को लेकर मैं अभी समझा रहा था। तो क्या होगा, ये गॉसे फॉर्म है, यहाँ स्टेबिलिटी ज्यादा होगा, तो 1 इज मोर स्टेबल देन 2, ठीक है। और डाइफ्लोरोइथेन की बात करें तो यहाँ पर ये ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि यहाँ पर गॉसे इफेक्ट है, दो काफी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव बैठे हैं, तो ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। इसीलिए इसमें क्या होगा, क्वेश्चन पूछा है मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन यानी एनर्जी कम, तो क्या होगा 1 and 3 इज मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन। ऑप्शन ए इज करेक्ट। चुटकियों में क्वेश्चन बना के निकल जाओगे। आशा करता हूँ सही लोग इस बात को समझ होंगे। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका लेक्चर को सुनने के लिए। फिर मिलते हैं कल एक नए लेक्चर के साथ और नए टॉपिक के साथ। इसलिए हमारे चैनल के साथ अपडेट रहिएगा। डेली बेसिस पर कुछ ना कुछ लेक्चर में डालता जाऊंगा, ताकि आपका प्रोग्रेस भी बढ़ता रहे और आप काम भी करते रहे। एक दिन डालेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ टॉपिक, एक दिन डालेंगे लाइफ साइंस में कुछ टॉपिक। इसी के साथ अलविदा, बाय बाय, टाटा।